हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्यायवार पीवाईक्यूज क्वेश्चंस कवर कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है और टॉपिक वाइज इसमें दोस्तों सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस को सही से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो चैप्टर वाइज करने से हमें ये भी फ़ायदा है कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसको हम अच्छे से एनालाइज भी कर लेते हैं और उसकी व्याख्या में हमारे चारों ऑप्शंस के जितने भी की पॉइंट्स हैं दोस्तों वो भी कवर हो जाते हैं। तो लगभग दोस्तों हमारा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इसलिए अध्यायवार भी दोस्तों अच्छे से पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं हम लोग। और दोस्तों दिसंबर के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और उसकी आंसर की दोस्तों कभी भी आ सकती है, लेकिन दोस्तों हमें अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है आगे के लिए, क्योंकि जून के यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और 10 जून से 21 जून के बीच में ही हमारे एग्ज़ाम्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो के क्वेश्चन से। दोस्तों हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं उनके लिए अध्यापकों को यह चाहिए कि वह छात्रों के प्रश्नों का सही सही उत्तर दें और उन्हें प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनका अधिक से अधिक ज्ञानार्जन हो सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो अध्यापक को चाहिए कि वह उसे कक्षा में कुछ ना कहे, क्योंकि कक्षा में कहने पर उसे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वह कक्षा से बाहर आए तो उसे प्यार से इस तरह के व्यवहार ना करने को कहें और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक व्यवस्थापक तभी सफल हो सकता है जब वह कक्ष में विषय वस्तु का सुव्यवस्थित ढंग से पेश करे ताकि बच्चों को विषय वस्तु के बारे में जानकारी आसानी से एवं क्रमबद्ध रूप से हो सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट शैक्षिक मनोरंजन के रूप में सदियों से अस्तित्व में है। पहले दृष्टांतों और दंत कथाओं के रूप में था, अब आधुनिक रूपों में टीवी, संग्रहालय, इंटरनेट आदि रूपों में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन विकृति से। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकृति से है। इससे पीड़ित छात्र को सामान्य या औसत बुद्धि के बावजूद तेजी से पढ़ने व समझने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आधार पर जिया प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मौलिक अनुसंधान। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौलिक अनुसंधान के आधार पर जिया प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत मुख्य रूप से क्यों, क्या है या कैसे के सवालों का जवाब देने के लिए एवं मौलिक ज्ञान की खोज में किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक से होंगी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं शिक्षक से होंगी, क्योंकि शिक्षक ही छात्रों की बाधाओं को समझता है और उसका निदान भी जानता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 में शिक्षण सामर्थ्य दिए गए हैं तथा समुच्चय 2 में वे विशिष्ट सामर्थ्य दिए गए हैं जो शिक्षक को प्रभावी बनाते हैं। इन दो समुच्चयों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का चयन कर उत्तर दीजिए। और समुच्चय 1 में दोस्तों शिक्षण सामर्थ्य का क्षेत्र और समुच्चय 2 में विशिष्ट सामर्थ्य। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का व्यक्तित्व
तथा अभिवृत्ति संबंधी सामर्थ्य, इसका दोस्तों आत्म सामर्थ्य एवं नियंत्रण की संस्थिति। बी है व्यवहार परक सामर्थ्य, इसका सही होगा शिक्षण एवं प्रबंधन। सी है विषय परक सामर्थ्य, इसका होगा दोस्तों विषय तथा सामान्य ज्ञान। डी शैली संबंधी सामर्थ्य, दोस्तों इसकी विशिष्ट सामर्थ्य होगा गतिकता तथा नम्यता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में निम्नांकित में से क्या विकसित करना सबसे कठिन है? दोस्तों ये दिया गया है अवधारणा निर्माण, बी है स्वर का उतार चढ़ाव, सी उपयुक्त भाषा का प्रयोग या चुनाव, और डी है भावनाओं का नियंत्रण। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भावनाओं पर नियंत्रण। एक शिक्षक के रूप में हम अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में भावनाओं या संवेगों पर नियंत्रण को विकसित करना सर्वाधिक कठिन कार्य होता है और एक शिक्षक विद्यार्थी के भाषा शैली, अवधारणा इत्यादि में आसानी से सुधार कर सकता है, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण अत्यंत दुरूह होता है। भावनाएं या संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भावों के अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण में मुक्त व्यवहार के परिलक्षित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्यांकन या इवोल्यूशन। इसका दोस्तों चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण के विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर मूल्यांकन है। ए पहला नंबर है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, छठा है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय लेना शामिल होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें स्मरण, समाधान और निर्णय लेना शामिल होता है संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ व सूझ की भूमिका पर अधिक जोर देता है। इसकी मान्यता है कि उद्दीपक की प्रकृति मात्र से व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती, वरन व्यक्ति उद्दीपक को प्रत्यक्षित स्मरण, संगठन, चिंतन तथा विश्लेषित करके किसी निर्णय पर पहुंचता है एवं तदुपरांत अनुक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा सुझाई गई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अवधारणा निम्नांकित में से क्या प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बगैर भी सीख सकता है। मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा सुझाई गई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अवधारणा द्वारा यह सिद्ध होता है कि एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बिना भी सीख सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की क्षमता समीपस्थ विकास के क्षेत्र पर निर्भर करती है। ZPD का पूर्ण विकास पूर्ण सामाजिक संपर्क पर निर्भर करता है। कौशल की सीमा जिसे वयस्क मार्गदर्शक के सहयोग के साथ विकसित किया जा सकता है या अकेले भी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने विद्यालय को एक संस्थान और शिक्षा को एक प्रक्रिया कहा है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक और दार्शनिक। जॉन डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्थान और शिक्षा को एक दार्शनिक प्रक्रिया कहा है। डीवी के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक संस्थान है। समाज के अनुसार ही शिक्षा भी होनी चाहिए। सामाजिक हितों में भाग लेने के कारण ही बुद्धि का विकास होता है। अनुभव परिवर्तित तथा संशोधित होते रहते हैं तथा अनुभव ही शिक्षा का आधार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 4। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। नंबर 1 है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा है मूर्त संक्रिया
अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक गुण है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दृश्यिक साक्षरता का स्तर। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यावान, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कना जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञानात्मक गुण से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। दृश्यिक साक्षरता का स्तर शिक्षार्थी का एक संज्ञानात्मक गुण होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रिडले 1999 के अनुसार एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए IQ स्कोर की समवर्ती दर 86% है और एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए 55% है। यह हमें IQ स्कोर के बारे में क्या बताता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। IQ स्कोर जेनेटिक्स द्वारा कम से कम आंशिक रूप से निर्धारित किया जाता है। न्यूट्रिशन का IQ स्कोर पर प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रिडले 1999 के अनुसार एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए IQ स्कोर की समवर्ती दर 86% है और एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए 55% है। यह हमें IQ स्कोर के बारे में बताता है कि IQ स्कोर जेनेटिक्स द्वारा कम से कम आंशिक रूप से निर्धारित किया जाता है। न्यूट्रिशन का IQ स्कोर पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से किसका होना आवश्यक है? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, चरों पर नियंत्रण रखना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चरों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है क्योंकि चर शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर और तीसरा है हस्तक्षेप चर। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं, शिक्षण प्रभावक तत्व शिक्षक। चलिए इसी टॉपिक का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों सूची 1 में दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं और सूची 2 में दृष्टांत। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए है मनोवैज्ञानिक, इसका दोस्तों दृष्टांत होगा बौद्धिकता, सामाजिक सांस्कृतिक, परिवार। सी है संस्था, इसका होगा संकाय संबंध। डी है शिक्षण अधिगम और इसका सही हो जाएगा शिक्षण पद्धति। दोस्तों अगले में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें एक तरफ है सूची 1 में प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार और सूची 2 में है विवरण। चलिए इसकी व्याख्या दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए दिया गया है विद्यार्थियों के योगदान के विचारों का उपयोग, तो इसका सही होगा छात्र के प्रत्युत्तर को लेते हुए उसकी आवृत्ति और अनुप्रयोग। बी है नियमीकरण, इसका सही होगा संभावित को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से अध्यापक की टिप्पणियाँ। सी है जांच पड़ताल, इसका सही होगा उत्तर को विस्तृत करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक के कथन। और डी है अध्यापक प्रभाव, इसका सही होगा अधिगमकर्ताओं के साथ प्रगाढ़ एवं आत्मीय संबंध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस संज्ञानात्मक भार के प्रकारों की पहचान करें जो अधिगम के समय मांग रखते हैं। ए है आंतरिक, बी गेस्टाल्ट, सी है बाह्य, डी विलोप, ई संगत। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, सी और ई। चलिए दोस्तों इस अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है संज्ञानात्मक विकास के परिपक्वन पहलू पर माता पिता और शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और कथन दूसरा है योजनाएं क्रियाओं या विचारों की संगठित व्यवस्थाएं होती हैं जो हमें हमारी दुनिया की वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रतिनिधित्व करने या सोचने की अनुमति देता है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन पहला असत्य है किंतु कथन दूसरा सत्य है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के परिपक्वन के पहलू पर केवल माता पिता और शिक्षकों का सार्थक प्रभाव पड़ता है किंतु समाज
एवं मित्रों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः दिया गया कथन पहला असत्य है, वही कथन दूसरा। योजनाएं क्रियाओं या विचारों की संगठित व्यवस्था होती हैं जो हमें हमारी दुनिया की वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रतिनिधित्व करने या सोचने की अनुमति देती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापक द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुति की परिवर्तनशीलता अथवा नम्यता को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नैमित्तिक विविधता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। एक अध्यापक द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुति की परिवर्तनशील तथा नम्यता को नैमित्तिक विविधता के रूप में जाना जाता है। एक शिक्षक के लिए इसका अर्थ छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए एक प्रकार के निर्देश से दूसरे प्रकार के निर्देश के रूप में स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। यह आसान नहीं है और शिक्षा में एक मूल्यवान कौशल माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण है? तो ए दिया गया है संरचना, बी है शिक्षक कार्य पूर्वाभिमुखीकरण, सी है अनुदेश विविधता, डी है पाठ स्पष्टता और ई है पूछताछ। दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल बी, सी और डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है दोस्तों और दूसरा उसका कारण दिया गया है। तो अभिकथन है, शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है, अतः यह अनुदेशन एवं प्रशिक्षण से भिन्न है। और उसका कारण दिया गया है दोस्तों, अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक छात्र उत्तर नहीं दे पाता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा में छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इसके लिए उन्हें पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ और तथ्य देंगे जिससे वो आसानी से उत्तर दे सकें और इससे सभी छात्रों को प्रेरणा मिलती है और कक्षा का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन एवं तर्क पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अभिकथन दिया गया है, शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए और इसका तर्क है, प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ए एवं आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गहन अधिगम से असंगत है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तथ्यों का स्मरण। तथ्यों का स्मरण गहन अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है। अधिगम का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना तथा अनुभव को संगठित और परिष्कृत करना है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। गहन अधिगम में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, अर्थ खोजना, तार्किक चिंतन, निर्देशन, आख्या, चयन, सृजन, आलोचना, विषयगत ज्ञान का अनुप्रयोग आदि। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अध्यापक के समायोजन में निम्न में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं शिक्षक। अध्यापक के समायोजन में स्वयं शिक्षक की मुख्य भूमिका पर निर्भर करती है क्योंकि शिक्षक की भूमिका निसंदेह सर्वोपरि है और शिक्षक बालकों के समायोजन में अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल कर पढ़ने तथा उनमें आपस में सहयोग की भावना को प्रेरित करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिपक्वता। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। परिपक्वता सीखने के परिणाम के अंतर्गत नहीं आता बल्कि यह आयु के साथ साथ मानसिक विकास होता है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। अतः सीखने के परिणाम ज्ञान, कौशल, क्षमताओं के विकास से है जो व्यक्तिगत छात्रों के पास होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। ए दिया गया है दोस्तों, पाठों की स्पष्टता जिससे अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट किए जाते हों। बी है प्रश्न पूछना जिनमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो। सी है ऐसी पूछताछ जिनमें उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहण संबंधी चेष्टा हो। और डी है शिक्षक कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। ई दिया गया है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया में लगना जिनमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए, डी और ई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है प्रभावोत्पादक शिक्षण का प्रमुख व्यवहार या गुण है। बोरिस प्रभावोत्पादक शिक्षण के 5 प्रमुख व्यवहार बताते हैं। पाठ स्पष्टता, निर्देशात्मक विविधता, शिक्षण कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता और छात्रों का सफलता दर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है। ए है अभिप्रेरणा, बी है बौद्धिकता, सी है सामाजिक कौशल, डी है पारिवारिक मदद, ई है अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यता। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन सी अध्यापक प्रवीणता, व्यक्तित्व और अभिवृत्ति के अनुक्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नियंत्रण और आत्मा सामर्थ्य की संस्थिति। नियंत्रण और आत्म सामर्थ्य की संस्थिति अध्यापक प्रवीणता के, व्यक्तित्व और अभिवृत्ति के अनुक्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक या स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है। ए है प्रयोगशाला कार्य, बी है प्रदर्शन, सी है अनुशिक्षण, डी है समूह चर्चा, ई है परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य। तो दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संवाद परक शिक्षण विधि एक संप्रेषण विधि है जिनमें उन तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो संप्रेषण से जुड़े होते हैं। संवाद परक शिक्षण विधियों के आलोक में अन्य विधियां अधोलिखित हैं। व्याख्यान, अनुशिक्षण, समूह चर्चा, प्रश्न उत्तर प्रक्रिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण व्यवहार के सपटल में निम्नलिखित में से किन्हें व्यवहारिक समर्थता कहा जाएगा। तो ए है आत्म सामर्थ्य के नियंत्रण की संस्थिति, बी है योजना एवं शिक्षण, सी है प्रबंधन एवं परीक्षण मॉनिटरिंग करना, दोस्तों डी है मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि उपलब्ध करवाना, ई है तार्किक स्पष्ट एवं आश्वस्त। तो इसकी दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, बी और डी। प्रभावी शिक्षण व्यवहार के सपटल में व्यवहारिक समर्थता वे योग्यताएं हैं जो किसी कार्य को सही करने में सहायक होते हैं। योजना व शिक्षण, प्रबंधन व परीक्षण, मूल्यांकन व प्रतिपुष्टि उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। तो नंबर 1 है पाठ स्पष्टता, 2 है अनुदेशनात्मक विविधता, तीसरा है दोस्तों विद्यार्थियों के विचारों एवं सहयोग का प्रयोग, चौथा है अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता रहना, पांचवा है संरचना। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रभाव की दिशा प्रमुखतः एक तरफा होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, लर्निंग या अधिगम। परामर्श, मार्गदर्शन और शिक्षण में प्रभाव की दिशा दो तरफा होती है, जैसे कि इसमें दोनों लोगों की भागीदारी होती है। लेकिन अधिगम एक तरफा प्रभाव की दिशा है, इसमें केवल अधिगमकर्ता प्रभावित होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन शिक्षण प्रभाविता की सबसे महत्वपूर्ण प्रांतिक विशेषताओं को वर्णित करते हैं। तो इसका पहला नंबर है, शिक्षण में प्रभाविता हेतु मुख्य और
सहायक व्यवहार का संगतिकरण और समन्वयन। दूसरा है शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों के मस्तिष्क का प्रशिक्षण। तीसरा है प्रभावी शिक्षक समर्थ मार्गदर्शकों और सुकरकों के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थी के ज्ञान निर्माण प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। चौथा है शिक्षण मुख्यतः विद्यार्थियों को संसूचित करना है। पांचवा है प्रभावी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं अपने अधिगम के साधकों की भूमिका में आना सिखाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 3 और 5। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उसकी क्षमता कर सकती हूँ घटक का निर्माण करते हैं। पहला है शिक्षण कार्य करने में आत्मविश्वास। दूसरा है पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान। तीसरा है अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता। चौथा है अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव। और पांचवा है शिक्षण अधिगम कार्य आयोजित करने की प्रतिबद्धता। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 2, 3 और 4 पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान, अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता और अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव आदि किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु उसकी क्षमता घटक का निर्माण करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग जाके प्लेलिस्ट से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस को व्याख्या सहित दोस्तों देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और उसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं।